एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है इक्वलिटी, समानता, उसमें हमने किया था कि किस तरह से नागरिकों को समान रूप से अधिकार दिया गया है कि सभी वोट दें। और इसमें दो कहानियों से हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारा समाज है वो दलित लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है ना। और हमने कुछ नई टर्म सीखी, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है उसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है। दूसरा हमने दलित का मतलब समझा। दलित का मतलब है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इसमें हमने दो कहानियाँ पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो एक लेखक बने बाद में, और उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है जूठन, उसमें लिखा कि किस तरह से जब वो स्कूल में थे तो उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार होता था। प्रिंसिपल ने उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू निकलवाई। और दूसरी कहानी जो हमने पढ़ी कि किस तरह से एक अंसारी फैमिली थी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें मकान नहीं मिला। ठीक है। अब पढ़ते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य, मतलब जो डिग्निटी है उसकी क्या वैल्यू है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। अब तक आप समझ गए होंगे कि पराये कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के, इसी के आधार पर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। ठीक है। जो हमारे वाल्मीकि थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार हुआ और अंसारी फैमिली उनके साथ धर्म के कारणों से हुआ। जब लोग इस तरह के जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को पहुंचती है, मतलब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। ठीक है। उनके सम्मान को चोट पहुंचाई और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं, मतलब बाकी सबसे नीचे हैं वो। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ क्या हो रहा है वो कुछ नहीं कर सकता। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तब उन्हें यह असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ठीक है। उन्हें लगा कि नाम बदलने से अगर घर मिलता है तो हमें नहीं चाहिए, हम जिस धर्म के हैं हम उसी के रहेंगे। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें इक्वलिटी किस तरह से होती है। देखिए, भारतीय संविधान जब व्यक्तियों को समान मानता है, इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। मतलब अगर आपकी नज़र में कोई भी इंसान है, आप किसी को जानते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है ना। ये हमारी डेमोक्रेसी में है कि सभी समान हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य कर दिया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे ना एक मूवी है, उसके कुछ फोटोज दिए गए हैं। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होती तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का किस प्रकार
उतार देती। ठीक है, सपोज आप कोई अलग धर्म के हैं और आपको घर नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि अपना नाम बदल लो, क्या होता है नाम बदलने से आपको घर मिल जाएगा, तो आप कैसे उत्तर देते या फिर अपना नाम बदलते, ये आप मुझे बताएंगे। आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? आप कोई भी बच्चे हो, किसी भी ठेस पहुंची है तो आपको कैसा लगा था, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब एक फोटो देखिए किस तरह से एक इंसान एक बच्चे से पॉलिश करवाता है अपने शूज। ठीक है, फिर वो क्या करता है, पैसे फेंक देता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बार बच्चा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाऊंगा। एक्चुअली ये मूवी का सीन है। 1975 में दीवार फिल्म बनी थी जिसमें जूते पॉलिश करवाने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उससे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो फिर जो पॉलिश करवाने के लिए आया था वो उसे पैसे उठाकर दे देता है। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है। उसके बाद संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं ना, जो हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं, उन्हें प्रतिनिधि कहते हैं, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, जो हमारे कानून है ना समानता के, उसमें क्या क्या है वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला क्या है, जो प्रथम है वो है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें हर आदमी समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे ही कानून का पालन करना है। ठीक है, एक कानून तो ये है कि सभी लोग समान हैं, सबको समान रूप से सभी कानूनों का पालन करना होगा। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ गए? उससे भेदभाव नहीं होगा और सब व्यक्ति समान है। तीसरा क्या कहता है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। ठीक है, सबको समान रूप से अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी पार्क में जिसमें खेल के स्थान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा कानून क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब उसे अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो छुआछूत का जो एक चलाया था ना कि ये लोग यहाँ नहीं जा सकते, ये लोग इस कुएं पे पानी नहीं भर सकते, ये छोटी जाति के हैं, ये सब खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कानून क्या था, कानून की दृष्टि में हर इंसान, हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष के नाम पर भी भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब अस्पृश्यता जो थी उसको खत्म ही कर दिया गया एक तरह से। आगे है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए अधिकार को दो तरह से लागू किया है। ठीक है, किस तरह से, पहला है कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है, अब जो हमारा शासन है, जो हमारा संविधान है, संविधान ने क्या किया कि समानता के अधिकार को लागू भी कर दिया गया। पहला, कानून के द्वारा, ठीक है, सबके ऊपर सेम कानून लागू होगा। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं उनको सुविधाहीन समाजों के लिए प्रयोग करके। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद है, देखिए, भारत में अनेक ऐसे कानून हैं, कैसे कानून हैं, जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं निश्चित करने के लिए चलाई गई हैं, सुनिश्चित
ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, उनके लिए स्पेशल योजनाएं बनाई गई हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो भी इसका एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मिड डे मील में दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई और 2001 में, देखिए सबसे पहले कहाँ हुई है, तमिलनाडु में। कैसे याद करोगे, TN से याद कर लेना, टिफिन होता है ना, टी फॉर टिफिन, टी फॉर तमिलनाडु। ठीक है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ठीक है, क्या किया, 2001 में जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने के अंदर सभी स्कूल अपने जो स्कूल हैं वो मिड डे मील मुहैया करवाएंगे। इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े। कौन से प्रभाव हुए हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के बाद के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चों को फायदा हो गया क्योंकि गरीब लोग थे, उनको खाना कम मिलता था। अब बच्चे सोचते हैं कि स्कूल जाओगे तो खाना मिलेगा, तो ज़्यादा बच्चे स्कूल आने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने के लिए घर जाते थे और वापस स्कूल लौट कर नहीं आते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्कूल में और उच्च जाति के बच्चे साथ भोजन करते हैं, सभी छोटी बड़ी जाति के जो बच्चे होते हैं, कोई भी जाति के हों, सब एक साथ भोजन करते हैं, तो इस तरह से जात पात भी मिट गया। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। अब देखिए, क्योंकि सबको खाना मिल रहा है तो बच्चे ये नहीं देख पा रहे कि भाई किसने खाना बनाया है, तो सबको मिल रहा है तो वो खाएंगे। बाद में उनको मतलब थोड़े दिन के बाद आदत हो जाती है कि चलो दलित महिला बना रही है तो क्या है, सारा काम तो वही करते हैं, हमारे खेतों की कटाई से लेकर और सब कुछ वही करते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे क्या है, जात पात का जो भेदभाव है वो मिट गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो गरीब बच्चे थे उनको कम खाना मिलता था, उनको मदद मिल गई, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो जिनको दिक्कत थी फिर पढ़ने में भूख की वजह से, वो भी समस्या दूर हो गई। तो देखिए कितने सारे फायदे हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किस तरह से ये जो मिड डे मील है इसने किस चीज़ में सुधार किया, वो आप बताइए। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, जो ये बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, ये जो जितने भी ये बने हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील हो गया तो बहुत सारा सुधार हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करना भी बाकी है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को तो बढ़ा ही दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। ठीक है, मिड डे मील तो मिल गया, लेकिन वहाँ ये वो स्कूल उन स्कूलों से बिल्कुल अलग है जहाँ अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं। अब देखिए, ये वाली मिड डे मील की एक फ़ोटो है उत्तराखंड की एक शासकीय शाला जिसमें बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ठीक है, उनको बच्चों को खाना मिल रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है आपको ये बताना है। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आप 3 लाभ तो बता ही सकते हैं, हमने पढ़ लिया चैप्टर, तो बता क्यों नहीं सकते? तो आप मुझे बताएंगे। आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है और बढ़ा रहा है? ये भी क्वेश्चन है कि किस तरह से बढ़ाई इसने समानता का जो व्यवहार है वो बढ़ रहा है बच्चों में। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में बताइए। क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी योजना लागू हुई है? आप किसी भी राज्य से हैं, आप ये भी बताएंगे कि कौन सी योजना आपके क्षेत्र में लागू की गई है और इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है। क्या ऐसी योजना है जिससे बच्चों को कोई लाभ हो रहा है, या फिर महिलाओं को कोई लाभ हो रहा है, या फिर पूरी किसी जाति को लाभ हो रहा है, ये आपने बताना है। ठीक है, अब देखिए, अपने आत्म सम्मान को दांव पर लगाकर जीवन
जीवित रहना अशोभनीय है। ठीक है, आत्मसम्मान को अगर कोई नहीं बचा सकता अपना, तो उसका जीवन कैसे शोभनीय हो सकता है, अशोभनीय है ये तो। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। जिसका आत्मसम्मान नहीं होगा वो जीवन कैसा उसका। ठीक है, तो आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करो। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। ठीक है, जो लोग इज्जत से जीना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उनसे हार नहीं माननी चाहिए। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब इनके ऊपर उसको विजय प्राप्त होती है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, किसी की भी बात को तब तक सहना चाहिए जब तक वो लिमिट में हो, लिमिट से बाहर होते ही छोड़ दो सहना। ठीक है, अपने सम्मान के लिए जियो, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ नहीं है। ठीक है, साहसी बन जाओ, क्या दिक्कत है। अगर आपको 2 लोग बुरा कह रहे हैं और अगर 4 लोग और बुरा कह रहे हैं और उससे आपकी आत्मसम्मान को मतलब ठेस पहुंच रही है, तो आपको उसके लिए साहसी बनना पड़ेगा। ठीक है, जब तक सहते जाओगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और जिस दिन क्विट कर दोगे उस दिन सब रुक जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों की ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं। लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि ये लोग तुच्छ हैं, छोटी जाति के हैं, ये वो, तो वो नहीं समझते हैं। कानून बनता है, बनता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, लोगों की सोच बदलने में बहुत परिवर्तन लाना, एकदम से ज़्यादा परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। ठीक है, लोगों को पता है कि ये कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उनकी सोच नहीं बदलती। फिर भी वे जाति पाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों के से असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जिसने भी ये असमान मिला है वो अच्छे से बता सकता है कि असमानता क्या होती है। लोग नहीं सुधरेंगे किसी भी तरीके से, वो जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपंगता के ऊपर। कोई व्यक्ति अगर अपंग है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके साथ भी असमान व्यवहार करते हैं। अगर कोई गरीब है तो हद से ही ज्यादा करते हैं, और सामने वाला गरीब होते हुए भी दूसरे गरीब को ऐसे दिखाता है जैसे वो तो लैंडलॉर्ड है ना। खुद के पास कुछ नहीं होता, लेकिन भैया मैं तो दिखाऊंगा तुझे क्योंकि तू गरीब है। महिला होने के कारण हर आदमी ये सोचता है कि ये महिला है तो इसके साथ कुछ भी करो, इसके साथ मारपीट करो, इसको कुछ भी सुनाओ, ये भी सब चलता है। तो इस तरह से लोग असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो करते जाते हैं, और कोर्ट भी, कानून भी उनको नहीं सुधार सकता। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है। जो लोगों की ये सोच होती है, इसको कब संभव कर सकते हैं? जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, जब लोग अपने में विश्वास करें कि मैं कम नहीं हूं किसी से और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि वो दूसरे से नीचा देख कर आए हैं, तो अब अपने से कमजोर को ढूंढो, अब तुम उसे नीचा दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो जरूरी है कि भाई तुम नीचा सुनते हो, नीचा देखते हो दूसरों से, तो तुम वहां जाकर बोलो जहां तुम्हारे साथ गलत हुआ है। किसी तीसरे को पकड़ के उसे सुनाओगे, हो सकता है कि वो भी तुम्हारा काम कर दे। तो ये दृष्टिकोण को बदलना कब संभव है? जब सब लोग अपने सम्मान के लिए लड़ाई करेंगे। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक अथक संघर्ष है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। इसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस तरह से समानता का अधिकार दिया जा सकता है। उसके बाद है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दूसरे भी ऐसे कई लोकतंत्र हैं जहाँ पर असमानता होती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार में अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में
समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है, ये हमारे सोच में ही ऐसे घटिया सोच के लोग नहीं हैं हमारे ही देश में, बाकी कई देशों में ऐसे होते हैं कि ऐसी तुच्छ संकीर्ण सोच के लोग होते हैं। देखिए, अफ्रीका लाए गए थे ना कुछ गुलाम, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये अपमान होता है। आज भी वे अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में आंदोलन हुआ था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे कि बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि अफ्रीकी जो होते हैं वो थोड़े से ब्लैक होते हैं और जो अमेरिकन होते हैं वो गोरे होते हैं। तो वो क्या करते थे, अफ्रीकियों को अगर कोई बैठा है बस में चेयर पे तो वो उसे उठा देते थे। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है, ये अफ्रीकी थी लेकिन अमेरिकन थी अब तो। रोजा पार्क्स इनका नाम है। वो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर देती है, ठीक है। जो रोजा पार्क्स थी वो थक कर आई, वो बस में एक सीट पर बैठ गई। किसी गोरे व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई उठ जा तू, तो वो उठी नहीं क्योंकि वो थकी हुई थी। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया, ठीक है। जैसे ही उसने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, फिर आंदोलन शुरू कर दिया इन लोगों ने, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, ठीक है। कब? 1955 में 64 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के भाव को निषेध कर दिया, ठीक है, उसको निषेध कर दिया, वहां से रोक दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों में दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, ठीक है, इतना होने के बाद भी सभी जो अफ्रीकी अमेरिकन हैं वो गरीब हैं। जो काले लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में, वो गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हों और कम योग्यता वाले शिक्षक हों, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें चले जाते हैं अमेरिकन बच्चे। तो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का सत्र निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा हो, या फिर वो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छे हों, ठीक है। ये फोटो दिखाई गई है यहाँ पे रोजा पार्क्स की कि वो बस में बैठी हुई है और इस तरह से उसके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ था, ठीक है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। एक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में या, ठीक है, पूर्णतः या भाग्यतः राज्य नीति से घोषित या असाधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये संविधान 15 में लिखा गया है कि सभी धर्म के किसी के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा और उसे सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर जाने की छूट होगी, मतलब किसी भी आधार पर उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अब है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये चुनौती है कि लोकतांत्रिक होने के बाद भी उसे लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, ठीक है।
और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने पर का पक्षधर है। यह पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न पहलुओं पर को प्रभावित करता है। इन पाठों में पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा करने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन इन सब के होते हुए भी हमें समानता नहीं मिल रही है। गरीबी के कारण, हमारे लिंग के कारण, हमारे धर्म के कारण और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें असमानता का व्यवहार देखना पड़ता है। ठीक है, जातिगत विभिन्नता होती है। उसके साथ साथ हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके बारे में बताया गया। दलित शब्द है उसका मतलब बताया गया कि कुचला हुआ या टूटा हुआ। फिर जो मानवीय गरिमा का मूल्य है उसके बारे में हमें बताया गया। डेमोक्रेसी में समानता किस तरह से है, हमें कहानियों से बताया गया कि किस तरह से लोगों के साथ, जैसे जो वाल्मीकि थे उनके साथ क्या हुआ, और फिर दूसरे देशों में भी लोकतंत्र के मुद्दे हैं, लोकतंत्र में समानता के मुद्दे हैं, उनको भी बताया गया। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।